Good morning, all of you. Good morning, Atharv. Good morning, Neelam. Good morning, Aryan, Swayam, Prajwal. Good morning, Isa, Prahlad, Mandar. Good morning, Saveri. Good morning, Harshita. Good morning, all. ओके चलो तो आ गए सभी लोग बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके ग्रेट. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया है. कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को लेके समझे थे. तो आज यही पोर्शन जो है हम समझेंगे आगे का और भी इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके तो पहले तो देखो एक एनिमेशन में आपको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ जिसमें एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज कैसे हुआ है वो हम देखेंगे. गैसेस एक्सचेंज के बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम देखेंगे. ओके ओके तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एल्वेओलाई का है. ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है इसमें. इसमें एल्वेओलाई के साथ ही साथ ब्लड कैपिलरीज जो है कनेक्टेड है. अब कनेक्शंस जो है वो एक्चुअली किस तरह से है वो हम यहाँ पर समझेंगे अभी वन बाय वन करके. तो अब देखिए ये मेम्ब्रेन है बेटा, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही थी. 3 लेयर्स हमने पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है बेटा. यहां से इस पार्ट से आप देख रहे हो तो ये ऑक्सीजन जो है क्या होगा, डायरेक्टली डिफ्यूज हो गया, ब्लड कैपिलरीज में आ गया. देखिए दो मेम्ब्रेन है बेटा, ब्लड कैपिलरीज, एल्वेओलाई. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया, दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, उन्हीं के बीचों बीच में अगेन क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस भी हमने देखे थे. तो इस तरह से 3 लेयर्स फॉर्म हो रही थी. तो ये इस तरह से एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज जो है इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे. समझ में आया बेटा आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है. तो गैसेस एक्सचेंज का 2 साइट है, एक तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, और दूसरा जो है वो एक तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा था. ठीक है, तो दोनों भी आज हम लोग यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है एक्चुअली कैसे होता है वो हम समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीचों बीच में प्रेजेंट है, और डायफ्राम, उसका एक स्पेशल टाइप का क्या रोल होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ये हमने समझे थे. फिर गैसेस एक्सचेंज जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर. ओके, तो पार्शियल प्रेशर जो है कितना प्रेजेंट है. जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, जो डायरेक्टली आगे पास होगा तो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस का क्या होगा, मूवमेंट होगा. ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे. ओके, तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली कैसे हो रहा है वो हम समझेंगे अभी. तो गैसेस एक्सचेंज का यदि हम साइट देखें तो मेन जो साइट्स है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है, मींस गैसेस एक्सचेंज जो है एक तो एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के साथ ही साथ कहाँ पे, लंग्स में ब्लड के साथ कैसे एक्सचेंज होगा वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ टिश्यू के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है वो देखेंगे. तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. देखिए बेटा ये एक एल्वियोलाई है और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी. तो एक एक्सचेंज हमको ये वाला पढ़ना है. दूसरा, जब फाइनली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन तो सेकेंड थिंग यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा,
ये टिश्यू, और ये टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है, और एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है। ये जो दो साइट है हम लोगों को समझना है। मींस ये जो लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का भी एक्सचेंज कैसे होने वाला है, और इन बिटवीन द टिश्यू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होने वाला है, ये दोनों भी हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में स्टडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में ये वाला जो पोर्शन है ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे को कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो टिश्यू है और ब्लड, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये एल्वेलाई हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, तो ऑक्सीजन जो आरबीसी में आया है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आरबीसी में जब जाएगा तो यहाँ पे मींस 3% जो है वो प्लाज्मा में, और उसके बाद यहाँ पे अंदर जो प्रेजेंट है क्या चीज, आरबीसी प्रेजेंट है। तो 97% जो है ऑक्सीजन आरबीसी की हेल्प से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मींस यहाँ पे ये मान के चलो कि जैसे हीमोग्लोबिन को हम हस्बैंड मान लेते हैं और ऑक्सीजन को हम वाइफ मान लेते हैं, तो इस तरह से हस्बैंड और वाइफ जो है पहले तो अलग अलग थे, एक पाथ से वाइफ जो है वो फाइनली कहाँ पहुंची, हीमोग्लोबिन के पास। तो हीमोग्लोबिन को मिलते ही, जैसे बहुत दिनों से बिछड़े हुए दो लोग हैं, तो आपस में जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या है, हग कर रहे हैं, ये मान के चलो। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इनके बीच में इनका सबसे बड़ा एक दुश्मन बैठा हुआ है, कौन है बताओ। इनके बीच में इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इस हीमोग्लोबिन की मदर है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, उसकी सांस होंगी। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में हम लोग आज समझने वाले हैं एक एक पार्ट। तो अब देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है टिश्यू में। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अभी देखिए एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन की मदर जब प्रेजेंट नहीं है तो हीमोग्लोबिन उसकी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट करके इस तरह से जब फाइनली यहां तक पहुंचा, और यहां आने के टाइम पे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल के इधर आया, तो अब मुझे बताओ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इस तरह से पकड़ के रखेगा क्या, नहीं। ठीक है, ला जाएंगी ना उसको थोड़ी सी। तो टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड इधर आता है तो ये भी बोलती है, ठीक है, इसकी मदर की हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को मेरे रहते कैसे उसने उसको पकड़ के रखा है, छोड़ना पड़ेगा ना उसको। तो इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मतलब इसकी ये सांस हो गई ना, तो सांस के रहते में इसके साथ ये चिपक के रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो इनकी एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टूट जा रही है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो चलो हम वन बाय वन करके समझेंगे कि कैसे एक्चुअली यहाँ पे मैकेनिज्म्स हो रही है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आज का लेक्चर्स में। तो अभी हम यहाँ पे बेटा टिश्यू वाले पार्ट को समझेंगे सबसे पहले। ओके, टिश्यूज में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है वो आज के सेशन में, ठीक है, हाँ, समझने वाले हैं। ठीक, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोकस उसी पर करना है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस तरह से इसको एक सर्कल की तरह बना लेते हैं हम लोग। ये हो गई क्या चीज, ब्लड वेसल्स। ओके, बन गया ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है ना ब्लड वेसल्स जैसे, नहीं भी लग रहा तो अंडरस्टैंड कर लो। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स है।
ओके, इसी के जस्ट लोअर साइड में हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया टिश्यूज। ओके, अब ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो प्रेजेंट है टिश्यूज प्रेजेंट है, तो एक काम करते हैं, टिश्यूज को हम पूरा कंप्लीटली इस तरह से बना लेते हैं और टिश्यू के बीचों बीच में हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने फॉर्म किए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों भी प्रेजेंट होंगी। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये क्या है, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वहां तक के तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी के साथ साथ इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आरबीसी। वेरी गुड, क्या है ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसे। अब हम जानते हैं कि आरबीसी में उधर साइड से जो आ रहा है, इधर साइड से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन बेटा दो जगह से आ रहा है, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है मीन्स ये क्या हो गया बताओ, ये बाहर वाला पोर्शन हो गया ना। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लाज्मा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लो, ये क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। वेरी गुड। अब प्लाज्मा के साथ ही साथ अब यहाँ पे अंदर साइड की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है किस फॉर्म में, ऑक्सीजन को जो लेके आ रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे HbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन आया है। ओके, तो हम यहाँ पे ये जो समझ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये समझ रहे हैं टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। तो हम जानते हैं बेटा कि ये जो टिश्यूज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इस टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज जो होने वाला है, तो ऑक्सीजन जो प्लाज्मा के थ्रू आ रहा है वो तो डायरेक्टली डिफ्यूज होकर के चला गया। कहाँ चला गया, ये चला गया, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, टिश्यू में चला गया। ओके, ये आपस में ऐसा अलग अलग नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड हम कहते हैं जिससे, जैसे लिम्फ कहते हैं, लिम्फ। तो यहाँ पे इस तरह से ये है। जब ऑक्सीजन यहां से यहां पे आएगी, यहां से जब यहां पे ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, तो जब ऑक्सीजन प्लाज्मा से टिश्यू में आएगा तो ऑक्सीजन यहां पे जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, उसको तोड़ देगा। मींस यहां पे होगा क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जब यहाँ पे होगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये जो प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो तो इजीली आ जाता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये SbO2 के फॉर्म में जो ऑक्सीजन आया उसको यहां तक के लेके आना है। तो हम जानते हैं कि टिश्यू में ऑलरेडी पहले की जो ऑक्सीजन थी उससे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ये एक तो यहां से डायरेक्टली इधर चला जाएगा, कहां चला गया, ये क्या है बताओ, प्लाज्मा है। तो यहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेकिन साथ ही साथ यदि हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में भी जाएगा।
और जब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आया, ठीक है, जब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आएगा तो सांस के रहते बहू उसके हस्बैंड के साथ एफिनिटी बना के रहेगी क्या, बताओ? नहीं रहेगी, है ना, शर्म आएंगी ना उसको। हाँ, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है तो हीमोग्लोबिन, अब आपको मालूम है कि एक हीमोग्लोबिन जो है, यहां पे मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूं, ये हीमोग्लोबिन ने इस तरह से कितने बेटा, 1 2 3 4 ऑक्सीजन लेके आया है, ठीक है। कलर कौन सा यूज करें, ये वाला यूज करते हैं। इस तरह से इसके पास जो है 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। तो अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आते ही ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन सारे के सारे ऑक्सीजन को एक साथ छोड़ देगा, पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा, मतलब ऐसा समझ लो, हाँ थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब फाइनली क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन जो है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से इधर आ गया इधर। अब मुझे ये बताओ, यहां पे अगेन एक मैकेनिज्म होती है, कौन सी मैकेनिज्म होती है? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आया या फिर यहां पर आया, ठीक है, कहां कहां पे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में कह लो या फिर आरबीसी में, दोनों भी जगह पे सेम रिएक्शन होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, अब हीमोग्लोबिन छोड़ ही नहीं रहा ना ऑक्सीजन को, तो अब वो क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये इसको यहां पे मिल जाता है क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे इसकी होती है, ये रिएक्शन को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करेगा, अभी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो जब यहाँ पे CO2 का H2O के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, H2CO3, समझ गए? क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, H2CO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब H2CO3 जब यहाँ पे फॉर्म हुआ तो ये आगे चल के H प्लस HCO3 माइनस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। किसकी वजह से, तो यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, CA बोलते हैं जिसको, ठीक है। और इसकी वजह से ये रिएक्शन दोनों भी साइड में चलती है बेटा। तो प्लाज्मा में बेटा ये एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लाज्मा में जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो प्लाज्मा में ये रिएक्शन हो तो रहा है बट ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, H2O के साथ ज्वाइन तो होगा बट बहुत कम होगा। लेकिन ये जो रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, एक तो H प्लस में, दूसरा HCO3 माइनस में, समझ गए? तो अब H प्लस की वजह से क्या होने वाला है यहाँ पे, तो H प्लस जो है इसकी वजह से फाइनली क्या कह सकते बेटा, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो वो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मजबूरी में अभी फिर से क्या करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन को एक और ऑक्सीजन इधर छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ दिया उसने, एसिडिक हो गया ना, तो एसिडिक पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन जैसे ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो अब फाइनली हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, बोलता ना अरे वो कलमुही ये क्या कर रही है तू मेरे रहते में, तू मान नहीं रही, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं अब क्या करती हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O के साथ पहले तो कार्बोनिक एसिड बनाई और उसके बाद फिर वो डिसोसिएट होके बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस आयन में डिसोसिएट हो गया। अब ये H प्लस आयन जो है मतलब उसने एक तीर की तरह छोड़ दी उसके पास, ले बेटा अब देख क्या करती है तू। तो इस तरह से हो गया। तो ऐसा यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। अब फाइनली देखिए अब क्या होता है, ये SCO3 ज्यादा देर तक के आरबीसी में नहीं रहता है। ये SCO3 माइनस जो है ना, ये क्या होगा, अब आरबीसी से इसको बाहर आना पड़ता है।
तो ये SCO3 माइनस आयन जो है ये कहाँ जाएगा बेटा, ऐसा नीचे करके नहीं आता, डायरेक्ट यहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, कहाँ चला गया, प्लाज्मा में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए SCO3 जो है क्या चीज, यहाँ पे ये जो है HCO3 माइनस जो है ये डायरेक्टली क्या हुआ, ये आरबीसी से बाहर आ गया। क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है बेटा मॉलिक्यूल जो है कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट बन रहा है, यहाँ पे भी बना, बट ज्यादा कहाँ पे बनेगा, आरबीसी में बनेगा या प्लाज्मा में बनेगा बताओ। ये सारा रिएक्शन ब्लड वेसल में हो रहा है बेटा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में हो रही है सारी रिएक्शन, कुछ आरबीसी में हो रही है और कुछ प्लाज्मा में हो रही है। तो आरबीसी में सबसे ज्यादा है, तो हमें मालूम बेटा मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है अपने हाई से अपने लो की तरफ होता है। तो अभी यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो फॉर्म हुआ है, कहां पे फॉर्म हुआ है, आरबीसी में, ये यहां से डिफ्यूज होके कहां पहुंच जाएगा, प्लाज्मा में पहुंच जाता है। समझ गए। लेकिन ये यहां से जब इधर जा रहा है तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, और जब इधर जाएगा तो प्लाज्मा में भी ऑलरेडी यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है पहले से। कौन सा, क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब ये जो क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। तो ये कमी, यहाँ की जो नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन होगा कि क्लोराइड आयन अब क्या होगा, अंदर आ जाएगा। समझे। एक काम करता हूँ, इसको सेम कलर हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोराइड आयन जो है अंदर आएगा और बाइकार्बोनेट आयन यहां से क्या होगा, बाहर जाएगा। समझा बेटा। तो इस फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। और क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म्स की यदि हम बात करें तो ये जो फिनोमिना है, एक साइंटिस्ट है उन्होंने इसे डिफाइन किए हैं, डिस्कवर्ड किए हैं, और उन्हीं के नाम पे ये आज हम इसे स्टडी करते हैं। मीन्स इसे हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, क्या चीज, हैमबर्गर फिनोमिना के नाम से। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो है, साइंटिस्ट का नाम जो है उनके नेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो होता है क्या कहलाएगा, ये हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना या फिर क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। समझ में आया बेटा, इतना पोर्शन सभी लोगों को क्लियर हुआ। अब एक ही जगह आप बोलोगे सर ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, कैसे समझे हम। उम्मीद तो करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको स्लोली स्लोली समझाया हूँ। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दोनों भी चीजों को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको डायग्राम बेटा बाद में मिल जाएगा। ठीक है, और इस डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको। और रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ, तो सेम जो लेक्चर है बेटा, आप लोग क्या करना, हाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा बट क्या करना, आप ये जो लेक्चर्स वीडियो जो आपको मिलेगा तो 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, तो जब आप 2 से 3 बार इसे रिवाइज करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो तो मैं यही पार्ट को आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अगेन, क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं, किधर गया हमारा ये, देखो अगेन मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ जो भी मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को समझाया था। पहले तो आपको सबसे पहले बेटा एक रिएक्शन याद रखनी है। कौन सी रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है बेटा, तो रिएक्शन आपको याद रखनी है यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये H2O के साथ मिक्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आके H2O के साथ जब मिक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, ये H2CO3 बनेगा। यहाँ पे एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
ये रिएक्शन दोनों भी साइड चलती है बेटा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फिर ये जो SCO3 आयन जो बना है, ठीक है, तो ये आगे चल के डिसोसिएट हो जाता है किसमें, एक तो H+ बनाएगा और साथ ही साथ HCO3 माइनस बनाएगा। तो ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए, ये याद रखना है। तो ये रिएक्शन हमारा एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एकदम सिंपल है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और वही आगे चल के बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया। इतना होने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो आ रही है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या समझे, ये प्रोसेस कहां पर हुई, क्वेश्चन तो ये है ना कि ये जो प्रोसेस है वो कहां पर हुई है, ये हमें समझना है। तो ये प्रोसेस जो हो रही है वो कहां पर हो रही है, एक तो प्लाज्मा में हो रहा है और ये प्रोसेस जो है कहां पर हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाए थे, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी सेल्स प्रेजेंट है और ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें इस तरह से ये आरबीसी आई है। तो बेटा पहली चीज तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑक्सीजन प्लाज्मा की हेल्प से आया है तो जो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा, आरबीसी में भी ऑक्सीजन आया है ये भी डिफ्यूज हो जाएगा, यहां से बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो प्लाज्मा में भी जाएगा, ठीक है, बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो आरबीसी में भी जाएगा। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाली जो रिएक्शन है बेटा, मतलब CO2 जो है जब भी जाएगी तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेंगी, तो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेंगी, तो CO2 H2O के साथ जो रिएक्ट कर रही है वो प्लाज्मा में भी करेगा, ठीक है, और CO2 और H2 जो रिएक्ट करेगा वो आरबीसी में भी रिएक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, आरबीसीज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ओके, ये क्या हो गया हमारा, टिश्यू एंड सेल्स हो गया। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ये जो रिएक्शंस जो हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लाज्मा में जो CO2 और H2O का जो रिएक्शन हो रहा है तो ये बहुत स्लो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन हम आरबीसी में देखेंगे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है। समझा, इसी डायग्राम को थोड़ा सा आरबीसी बनाते बेटा हम, ये आरबीसी हो गया। तो आरबीसी में पहले हीमोग्लोबिन HbO2 के फॉर्म में आया था, ये इसको बाहर निकाल देगा। जब CO2 आई बेटा तो CO2 H2O के साथ जुड़ा, CO2 H2O के साथ जुड़ने के बाद जब यहाँ पे H+CO3- आयन बन रहा है तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से HCO3 जो होता है ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ गए, तो इतना रिएक्शन जो है, यार क्या हो गया, ये पार्ट में फिर से समझाता हूं आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे बेटा, पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं। ये हमारा आरबीसी है, जब यहाँ पे SCO3 बना तो इधर क्लोरीन रहेगा, तो क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि बेटा जो नेगेटिव चार्ज है वो सही रहना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट, अब ये एक साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना को दिए थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैमबर्गर, एक बर्गर खा रहा था वो, ठीक है, हम बर्गर नहीं खाएंगे, ऐसा एक साइंटिस्ट था। तो हैमबर्गर जो, ऐसे याद रख सकते बेटा, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो हैमबर्गर ने इसे दिया था तो इसे हम हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। समझ गए, ये हो गया। फिर यहां पे देखिए, एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आई है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये हस्बैंड बेचारा अकेला तो रहेगा नहीं ना, बेचारा भूखा है, उसको खाना खाना है, तो किसके साथ रहेगा, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहेगा, तभी तो उसको खाना मिलेगा ना। ऑक्सीजन को तो वो पराया कर दिया, अभी उसने, ऑक्सीजन चली गई उसको छोड़ के, झगड़ा हो गया है, ठीक है, सास बहू के बीच में झगड़ा हो गया, तो जो वाइफ है उसकी छोड़ के उसको चली गई है, समझे। तो अब इसकी जो भूख मिटेंगी वो कौन खाना बना के देगा, तो ऑब्वियसली उसकी माँ ही उसको खाना बना के देने वाली है। समझ गए, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट देखे थे, ट्रांसपोर्ट हमने देखे थे, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में, एक तो प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है और साथ ही साथ आरबीसी की हेल्प से हो रहा है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है बेटा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जब ज्वाइन होता है तो SbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट बेटा 3% प्लाज्मा में और 97% जो है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये हम लोगों ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट समझ लिए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, यदि हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है एक तो प्लाज्मा की हेल्प से होगा, समझ गए। दूसरा CO2 हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करेंगी, मींस क्या बनेगा, HbCO2 बनेगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको, समझ गए। और थर्ड होता है बाइकार्बोनेट आयन, मींस HCO3 माइनस, जो कि डिजॉल्व स्टेज में होता है। तो अब देखिए बेटा आप इसमें कितना कितना परसेंट किधर जा रहा है। तो बेटा 5 to 7% के आसपास प्लाज्मा में जाएगा, 20 से लेके 25% के आसपास जो होता है वो और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो बचा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। समझ में आ गया बेटा। अब उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे समझाया, तो देखिए बेटा क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन आया प्लाज्मा में, ठीक है। एरो मार्क दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को, ये वाला एरो मार्क जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हेलो, यस नो, ठीक। तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से डायरेक्टली प्लाज्मा की हेल्प से आया तो ये टिश्यू में चला गया। दूसरा ऑक्सीजन बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया तो ये भी क्या हुआ, यहाँ से टिश्यू में चला गया, समझे इजीली बेटा। ये भी और ये भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद इधर साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है 3 जगह जाएगा। एक तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकला तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं लिख पाया मैं, HbCO2 बनेगा, क्योंकि HbO2 टूटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HbCO2 बनेगा, ठीक है। HbCO2 बन जाएगा। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HbCO2, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक और रिएक्शन होंगी, क्या बनेगा यहाँ पे, HbCO2 यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे प्लाज्मा में गया तो बाइकार्बोनेट आयन बना, साथ ही साथ आरबीसी में गया तो बाइकार्बोनेट बना, बट आरबीसी में ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है। तो H+ जो है ये भी, ये जो हीमोग्लोबिन इसके साथ आ जाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन आरबीसी में ज्यादा है, प्लाज्मा में कम है, तो यहाँ से डिफ्यूज होके ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया बेटा, प्लाज्मा में चला गया। तो इस तरह से प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में अब क्या होगा, ये यहाँ से घूमते 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 कहाँ जाएगा, आरबीसी के पास जाएगा। तो अभी देखो हम ये टिश्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली लंग्स में जाएगा। तो ये टिश्यू को हटा के अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लंग्स की बात करेंगे हम, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, किसी को कुछ पूछना है। देखो ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो मैं रिवाइज करा सकता हूँ एक बार, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। चलो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग यही पोर्शन जो है, अब हम लंग्स की बात करेंगे। तो अभी हमने टिश्यू देखे, अब यहाँ पे लंग्स में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। तो लंग्स में अब आरबीसी की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड मीन प्लाज्मा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट जो हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर साइड, एक मिनट, ये हो गया आपका लंग्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके लंग्स वाला एरिया हो गया। और इधर साइड से जो आ रहा है, यार मैं कलर भूल गया पहले कौन सा यूज किया था, ठीक है। इधर साइड से ये जो आ रहा है ये हमारा आरबीसी है, ठीक है। मैं अभी मार्क कर लूंगा, हाईलाइटेड कर दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया आरबीसी, ओके। ये हमारी हो गई क्या चीज, आरबीसी, ठीक है। और ऊपर जो हो गया वो हो गया एल्वेओलाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये हो गया एल्वेओलाई, क्या लिखा पता नहीं, एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स,
और ये क्या हो गया, ये आरबीसीज हो गया। तो अब हमें मालूम है बेटा यहां पे क्या हुआ है, यहां पे प्लाज्मा में क्या है बेटा, SCO3- बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ बेटा थोड़ा बहुत CO2, 7% CO2 जो है आया है, तो ये डायरेक्टली इधर डिफ्यूज हो गया। समझ गए। अब इसके साथ सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा आरबीसी है। तो आरबीसी में अगेन यहाँ पे HbCO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन आया है, साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या है बेटा, यहाँ पे H+ आयन भी प्रेजेंट है, इधर साइड ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, यहां से इधर लेके आना है। जब ऑक्सीजन इधर आएगा तो अब देखो, आपको मालूम है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है, कहां पे, कहां की बात हो रही बेटा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है या कम है, बताओ। लंग्स में पहुंच गए हम लोग। हाँ, H+ आयन और क्लोराइड आयन का क्या होगा वो भी बता रहा हूं मैं बेटा। लंग्स में देखो ये, हाँ, लंग्स वाले एरिया में आरबीसी जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई प्रेशर से लो की तरफ इजीली क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा इधर, होगा कि नहीं होगा। बट कैसे, अपने आप तो होगा नहीं ना। तो अब देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये रिएक्शन अपोजिट काम करती है। अपोजिट मतलब जो आप बोले थे ना क्लोराइड आयन का क्या होगा, तो अब देखो बेटा जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज कैसे होगा, तो अब यहां पे देखो अंदर क्लोराइड आयन था, तो ये जो क्लोराइड आयन है ये यहां से बाहर जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा, समझे। और बाइकार्बोनेट आयन जब अंदर आया तो अंदर आने के बाद जो रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन पे होंगी, ठीक है। मतलब देखो ये H+ आयन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए थे अभी इस तरह से। तो अब रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन पे होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन पे कैसे होंगी, तो देखो यहाँ पे क्या देखे थे हमने, एक तो यहाँ पे H+ है, ठीक है, अब ये थोड़ा अलग बनेगा, और उसके साथ SCO3, ठीक है, SCO3 क्या है, माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी ये रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन पे होंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, H+ और SCO3-, वही एंजाइम यहाँ पे आएगा। एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में अभी क्या होगा, पहले तो H2CO3 बनेगा। H2CO3 बनने के बाद फिर क्या होगा बेटा, वही आपस में रिएक्शन जो है डिवाइड होके H2O अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ H2O के साथ ही साथ CO2 भी बन जाएगा। लेकिन यदि ये आरबीसी में होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, और इस तरह से जैसे CO2 बना तो ये CO2 क्या होगा बेटा, जो बाइकार्बोनेट आयन से यहाँ पे अंदर बन रहा है, यहां से CO2 बाहर चला जाएगा। अब देखो HbCO2 जो यहाँ पर है, तो ये CO2 ये भी डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। तो उसकी वजह से अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आकर बाइंड कर लेगा। तो इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया यहाँ पर। तो ऑक्सीजन जो है इधर आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से क्या हुआ, बाहर चला गया। समझ में आया बेटा, हेलो, ये रिएक्शन कैसे हुआ, समझ में आया ना सभी लोगों को, किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या मैंने बताया हूँ, अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को लेके हम समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक साथ बहुत सारी चीजें समझ गए ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन समझते हैं। तो एक काम करते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। देखो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अच्छे से एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं जो भी समझाया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रांसपोर्ट है, क्या हो रहा है यार, ये मेरा आवाज आ रहा है क्या बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करो जरा। हेलो, एम ऑडिबल ऑल, ऑडिबल है, ग्रेट। चलो, कुछ तो भी नेटवर्क का इशू आया है, इरेज नहीं हो रहा एक्चुअली ये। हो गया, ग्रेट।
हाँ चलो, अब देखिए बेटा, हमको यहाँ पे दो चीज दिख रही है। एक तो हम लोगों को एल्वियोलाई दिख रहा है और दूसरा हम लोगों को आरबीसी दिखाई दे रहा है। हमें मालूम है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 7% प्लाज्मा के फॉर्म में आया है। तो 7% प्लाज्मा के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है, इसको यहां से बाहर जाने में कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 45 mmHg है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। ऐसे ही था क्या? ऐसा है या कम है? याद है आप लोगों को? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यदि रहा तो वो 45 रहेगा और मिनिमम रहा तो 40 रहेगा। तो अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर डिफ्यूज होने में कोई टाइम लेगा क्या? नहीं, इजीली चला जाएगा। तो प्लाज्मा की हेल्प से जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो इजीली डिफ्यूज हो गया। समझ गए? सेकेंड कंडीशन, अब यहाँ पे ये आरबीसी है और आरबीसी में देखो यहाँ पे एक तो H+ है, हीमोग्लोबिन है और ये CO2 है। मतलब कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, क्या चीज? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या आया है? कार्बन डाइऑक्साइड आया है। तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जब कार्बन डाइऑक्साइड आया है तो ये भी यहां से इजीली क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से भी चला गया, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जा रहा है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा? अकेला Hb के फॉर्म में Hb* बना देता हूं। Hb* मतलब अब वो ऑक्सीजन को लेने के लिए फ्री हो गया। ठीक है, उसकी मम्मी चली गई, अब उसको टेंशन नहीं है। ठीक, अब वो क्या हो गया? फ्री हो गया। तो अब बोलेगा ऑक्सीजन अब आ जा। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के पास आकर के बाइंड कर जाएगा। ये समझा? यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर भी आ जाएगा। तो वही 97 और 3% वाला रेशियो आएगा। समझा? लेकिन अभी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो HbO2 जो है, HbCO2 के फॉर्म में जो आया हुआ है, इसको यहां से निकालना है। तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं यहां से। तो देखो अब कैसे होगा। तो यहां पे देखो, पहले तो क्या चीज? बाइकार्बोनेट आयन जो है SCO3- इस फॉर्म में आया था ना ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे देखो, हीमोग्लोबिन जो है इसने कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ दिया तो साथ ही साथ यहाँ पे H+ आयन भी प्रेजेंट था। तो ये SCO3- और H+ आयन जब आपस में ज्वाइन होंगे तो H2CO3 बना लेगा, और ये आपस में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर डिफ्यूज कर देगा और वाटर को वो यहाँ पे सेपरेट कर देगा इस तरह से। तो ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएंगी। और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो ये फास्ट होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड इजीली यहाँ से बाहर चला गया। ये वाला रिएक्शन समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है? ओके। अब देखो बेटा, ये दोनों भी रिएक्शन जो हो रहा है, तो अब देखो ये यहाँ पे ये आरबीसी है, ये लिखा हुआ है, और ये प्लाज्मा है। तो अब हमने क्या देखे थे बेटा? क्लोराइड जो है अंदर आया था, SCO3- बाहर गया था। तो बेटा एंजाइम तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? वापस से ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा। ठीक है, एंटी क्लोराइड शिफ्ट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन पे, और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इस तरह से निकलेगी। तो वो मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाली जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन आरबीसी में कम होते जा रहा है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से ये डायरेक्टली क्या होगा? अब अंदर आ जाएगा। लेकिन जब ये अंदर आ रहा है तो बोलता भैया क्लोराइड अब तेरा काम खत्म हो गया, तू बाहर चला जा। देखो, संभालने के लिए रखा गया था, देख रेख के लिए रखा गया था। ठीक है, समझा? तो इस तरह से यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली गई। हाँ, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं उसको। यहां पे एक और इफेक्ट हमें पढ़ना है बेटा, हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इतना समझा होगा तो मैं आपको आगे का पोर्शन बताता हूँ। थोड़ा सा एनसीईआरटी में वो पार्ट नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। तो कहां कहां से कितना कितना परसेंट
ट्रांसपोर्ट होता है ये तो मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। हैमबर्गर फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो हैमबर्गर फिनोमिना एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। जो क्लोराइड शिफ्ट जो होता है, ठीक है, क्या चीज, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है हैमबर्गर, और उन्हीं के नाम पे इसे हम हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। यहां लिख नहीं पा रहा हूं। जो कहां पर होता है बेटा, ये होता है अकर इन टिश्यू में, समझ गए। और टिश्यू में क्या हो रहा है, तो इस तरह से ये आरबीसी है, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, क्या चीज, SCO3 माइनस बाहर आएगा और क्लोराइड अंदर आएगा। सिर्फ यही मैकेनिज्म यहाँ पे हो रही है, इसको हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। समझ में आ गया हैमबर्गर फिनोमिना क्या है, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी का। ओके, तो हैमबर्गर फिनोमिना में देखो, ये टिश्यू था, ये ब्लड वेसल्स हैं, रेड से बनाता हूं, ये ब्लड वेसल्स है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई, यहां से फाइनली क्या चीज, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट के पास गया, हार्ट से फिर ये इधर गया, इधर जाने के बाद ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो आई थी, उसने यहां से इसको इधर भेज दिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो दोनों तरफ इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कैसे हो रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसमें इफेक्ट्स जो है बेटा, एक हम लोगों ने बोहर इफेक्ट देखे थे। बोहर इफेक्ट क्या होता है मालूम है आपको? बोहर एक साइंटिस्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है टिश्यू में, तो इसे कहते हैं बोहर इफेक्ट, याद रखना बेटा। इसके जस्ट अपोजिट एक हार्डेन इफेक्ट आता है, क्या आता है, हार्डेन इफेक्ट। तो हार्डेन इफेक्ट क्या है वो भी समझ लो, थोड़ी देर के बाद ये सारा कुछ मैं थ्योरी में भी क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आता है, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है हार्डेन। तो हार्डेन ने क्या बताया बेटा, तो ये इन एल्वियोलाई जो होता है, तो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, तो एल्वियोलाई में क्या होता है, जब H+ आयन, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो HbO2 फॉर्म होगा। कब फॉर्म होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा या फिर H+ आयन डिक्रीज होगा, तो इस फिनोमिना को हार्डेन इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूं, मीन्स एक टेक्स्ट वाला PDF शेयर करता हूं मैं, और आगे का पोर्शन हम उस PDF में समझेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे समझेंगे एक एक पार्ट 1 बाय 1। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहली चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्युबल है ना। तो हाईली सॉल्युबिलिटी होने की वजह से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट होने के तरीके 3 है, एक तो डिजोल्व स्टेज में जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाएगा। डिजोल्व स्टेज में 5 से 7% जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25% जाता है, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में मींस रिमेनिंग जितना भी बचा, कितना बचा बेटा, 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखे। तो बल्क में जो CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, कार्बामिनो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। देखिए अब यहाँ पे होता क्यों है, क्यों बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो बेटा ये रिएक्शन जो है
वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आरबीसी में होता है, बट प्लाज्मा में नहीं होता है। तो आरबीसी में होने की वजह से ये रिएक्शन जो होता है आरबीसी में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। समझ में आ गया। चलो, तो देखिए बेटा पावर बहुत देर से नहीं है, तो कभी भी लैपटॉप जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक, तो यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो टेंशन नहीं लेना। यदि बाय चांस क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मैनेज हो पाया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा। इसलिए जल्दी से जल्दी जो है हम लोग यहाँ पे ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आज का जो मेन पार्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट वो समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लाइन टू लाइन थ्योरी को समझ रहे हैं। हाँ, बल्क मीन्स बेटा लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा टिश्यू में भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, आरबीसी में आएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बनता है। ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहीं पे ये एंजाइम का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है। आगे चल के ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। याद आ रहा होगा आपको, H2O जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा था, H2CO3 बन रहा था। फिर ये आगे चल के H+ और HCO3 माइनस में डिफ्यूज हो जा रहा। तो ये देखो H+ आयन और HCO3 माइनस आयन में डिफ्यूज हो जा रहा है, यही देखे हम लोगों ने। ओके, चलो आगे का पोर्शन देखते हैं फिर इसके बाद। तो इसके बाद देखिए बेटा, अब H+ जो होता है क्या हुआ, तो देखो मेजोरिटी जो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो आरबीसी से बाहर निकल जाता है बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आरबीसी में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होता है, तो इसलिए वो क्या होता है वहां से बाहर निकल जाता है। और प्लाज्मा में Na+ होता है। हम सोडियम क्लोराइड खा रहे हैं ना बेटा, सॉल्ट जो यूज करते हैं, तो हमें मालूम है NaCl प्रेजेंट होता है। तो NaCl जो होता है, तो क्लोराइड जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, आरबीसी में आ जाएगा। और बाइकार्बोनेट जो बना है SCO3 जो बना है वो क्या होगा बेटा, वो सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये बनाता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं इस पे। ठीक, डाइजेस्ट होता है तो याद रखना, नहीं होता डाइजेस्ट तो बिंदास छोड़ सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को रेडी रहना बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों से 360 मार्क्स की बात करता हूँ। ठीक, तो 360 आउट ऑफ 360 हम लोगों को लेके आना बेटा। तो अब देखिए बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, तो 70% ट्रांसपोर्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से, प्लाज्मा की हेल्प से, जो लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है बेटा क्लोराइड आयन की वजह से इंटरचेंज होता है। ठीक है, ताकि आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो पाए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है वो मेंटेन रह पाए। तो इस फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है हैम्बर्गर, उन्होंने दिया था, इसलिए इसे हैम्बर्गर फिनोमिना कहते हैं। बेटा ये इतना पार्ट जो स्लाइड में दिख रहा है आपको, ये समझ में आ गया है? यदि यस तो आगे बढ़ते हैं, नो तो यहाँ पे कुछ और समझना है तो आप पूछ सकते हो, देख लो जल्दी से। वेरी गुड, यही पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले डायग्रामेटिकली समझाया, और उसी चीज को मैं स्लाइड से लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपके पास एक नोट्स और एक डेटा भी रहे और एक डायग्राम का इमेज पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन भी रहे। वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पहले ही समझा चुका हूं बेटा। ये टिश्यू में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये आरबीसी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में आया प्लाज्मा के फॉर्म में 7% जो है ये कैरी हो रहा है। उसी के साथ साथ क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन जो बने हैं ये यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं इस तरह से। ठीक, यहाँ रिएक्शन बेटा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 100% यहाँ पे नहीं जाना, मैंने जो बताया जो समझाया उसी पे जाना, नहीं तो आप ये यहाँ पे ये K+ कहाँ से आ गया ये नहीं समझ पाओगे, फिर ये KCl कैसे बना ये नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप बोलते ना Cl का क्या हुआ, तो यहाँ पे बेटा पोटेशियम जो है वो प्रेजेंट होता है तो KCl बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखो हीमोग्लोबिन के साथ भी KHbO2 इस तरह से फॉर्म होता है। तो इतना सारा रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है और इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता है, सिंपल आपको इतना ही याद रखना है। ओके, तो इस तरह से ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखिए बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फाइनली कहां पहुंचा, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स तक के पहुंचा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये डिसोसिएट होगा
पार्शियल प्रेशर वहां पे बहुत मायने देता है बेटा। पार्शियल प्रेशर जो होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ब्लड से एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। फिर ब्लड जो है आगे ट्रांसपोर्ट होगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो कहां चलेगी, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये इफेक्ट से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, डिसोसिएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन। इस फिनोमिना को कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा हाल्डेन। उन्होंने ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है, रिएक्शन कैसे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म कैसे होता है, वो यहाँ पे बताया। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन जो होते हैं वो मीडियम में छोड़ते जाता है, समझे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, इस तरह से हाल्डेन ने बताया था। अब ये कैसे होता है देखो, तो मैं आपको इस पार्ट को एक रिएक्शन के थ्रू फिर से समझा देता हूँ, तो आपका ये पार्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपको मालूम है बेटा, जो CO2 जो है, मतलब HbCO2 जो ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो जब CO2 इधर डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे H+ आयन भी रहेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअली HHB के फॉर्म में होता है, और जब यहाँ से ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा तो HbO2 होगा, और HbO2 होगा तो ये H+ आयन ये भी डिसोसिएट करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ऐसा हाल्डेन ने बताया हुआ है, ठीक है। ये H+ का क्या हो रहा है आपको मालूम है, बाइकार्बोनेट आयन बना के, मतलब वही CO2 के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा, समझे। तो ये इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, ऐसा हाल्डेन ने बताया, और इस फिनोमिना को हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो ये वाली लाइन बेटा इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और हम जानते हैं बेटा 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अराउंड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिलीवर करता है। ओके, समझ में आ गया बेटा? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? फाइनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला जो पोर्शन है आज हमारा कंप्लीट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई पर्सन जिससे कुछ डाउट है, कुछ रिवाइज करना है? टेलीग्राम पे कुछ डाउट पूछे थे आपने, देख लेता हूँ बेटा। हर्षिता, आपका डाउट जो था टेलीग्राम पे, हर्षिता का एक डाउट आया था टेलीग्राम पे, है ना? जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ क्या था। एक बार रिवाइज कर सकते हो बेटा, आपका डाउट क्या था? वैसे मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे, बट फिर भी यदि याद हो आपको तो, क्योंकि चैट बहुत दूर चले गए। हाँ, देखिए बेटा, एक आपका जो इस बार के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था दो स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है। तो इसमें क्या चीज, ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर, ओके, इंक्रीज द इन केस ऑफ इमरजेंसी। और स्टेटमेंट सेकंड दिया है, ब्लड शुगर लेवल फॉल रैपिडली आफ्टर हिपेक्टोमी, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट में इसका करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, क्या है, सी है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। ये कैसे है? तो देखो बेटा, ग्लाइकोजन की यदि हम बात करें लिवर में, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यदि सिर्फ वही रहता तो मसल्स में भी ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो प्रिंसिपल सोर्स जो है बेटा सिर्फ लीवर ही ग्लाइकोजन का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर ब्लड शुगर जो है वो रैपिडली फॉल होता है। देखो हिपेक्टोमी होगा मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, जो लीवर है उसका मैक्सिमम पोर्शन जब उसको कट कर देते हैं, ठीक है, सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है। तो सर्जरी करके जब रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो सर्जरी के थ्रू जब रिमूव किया जाता है तो ऑब्वियसली बेटा ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर्ड है वो कम हो जाएगा, और यदि हमें भूख लगी है तो मसल से जितना चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, बट लीवर से हमें नहीं मिल पाएगा,
तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल जो है डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये बताया हुआ बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, बोहर इफेक्ट, ओके, मुझे नहीं लगता बेटा कि ज्यादा देर तक के, ओके गुड। हाँ, बोहर इफेक्ट आपको बताना है ना, चलो ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। बोहर इफेक्ट क्या है? तो बोहर इफेक्ट देखिए बेटा, आपको इसी स्लाइड में मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। ये हैम्बर्गर फिनोमिना है, ये देखो यहाँ पे आपको ये बोहर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। बोहर इफेक्ट क्या बोल रहा है बेटा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। ये कहाँ हो रहा है? टिश्यू में। मतलब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो जो HbO2 था, मतलब हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच में उसकी मम्मी आ गई यदि, तो क्या होगा? ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा ना। तो इस फिनोमिना को बोहर इफेक्ट कहते हैं, समझा? हैम्बर्गर फिनोमिना क्या है? क्लोराइड और HCO3 माइनस जो है इनका इंटरचेंज होता है, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना। हार्लेन इफेक्ट क्या होता है? तो हार्लेन इफेक्ट में हमने क्या देखे? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हीमोग्लोबिन की मम्मी चली गई तो क्या होगा? HbO2 जुड़ जाएंगे। यह हार्लेन इफेक्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बोहर इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, हार्लेन इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है तो HbO2 बनता है। एसोसिएशन कैसे होगा? ये वाला लास्ट लेक्चर में बताया हूँ बेटा मैंने, एसोसिएशन कैसे होगा। आप कौन सा एसोसिएशन पूछ रहे हो बेटा योगेश्वरी? पूछो मुझसे अगेन, मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ। किसी को यदि क्वेश्चन वॉइस में पूछना है तो आप फोन को अनम्यूट कीजिए और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हार्लेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट। बेटा नीड होंगी तो ही फोन को अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है। हाँ, बुक में सिर्फ डिसोसिएशन दिया है तो उतना ही याद रखो। एसोसिएशन डिसोसिएशन मतलब ये देखो, ये हमने देखे थे ना इस तरह से, ये नॉर्मल कर्व सिग्मोइड है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, इधर एसोसिएशन को बताता है, इधर डिसोसिएशन को बताता है। एसोसिएशन मतलब HbO2, डिसोसिएशन मतलब HbCO2, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। ये और किसी का कोई डाउट बेटा? किसी का और कोई डाउट आया होगा यदि, और चैट बहुत ऊपर चली गई है, ठीक है। हाँ, अभी समझ में आ गया है। डाउट रहा तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो को बेटा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अगेन एंड अगेन रिवाइज करके अपने खुद की बढ़िया सुंदर सी हैंडराइटिंग जो है उसमें डायग्राम को ड्रॉ कर लेना अच्छी सी ड्राइंग में, और उसको समझ लेना। टेस्ट में एक क्वेश्चन था, उसका आंसर गलत था। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन था? हो सकता है बेटा कुछ करेक्शन रह सकते हैं, ठीक है। कौन सा गलत था बताओ? अब 127 ऐसा मुझे याद नहीं है बेटा, क्वेश्चन बताओ आप डायरेक्टली। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, इसलिए मैंने क्या कहा था कि यदि आपके डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम पे पोस्ट करो, और उसका कुछ डिस्कशन रहेगा तो मैं क्लास में आपका डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो इस बार जो हुआ कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, आपका जिस दिन टेस्ट होगा, ठीक है, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज संडे है और आज आप लोगों का टेस्ट हो गया है, तो टेस्ट होने के बाद बेटा उसी पेपर को फिर से अगेन एनसीईआरटी से देख करके, या जो मैंने पढ़ा है वो नोट से देख करके आपको फिर से एनालाइज करना है, ठीक। उसमें आपके जो गलत हुए वो चेक करना है कि आप कहाँ पे गलत थे। समझ में आ गया तो ठीक है। हो सकता है आपको करेक्शन लग रहा है तो करेक्शन वाले पॉइंट्स को नोट कर लेना है। गलत आप कहाँ थे वो समझ में आ गया तो ठीक है। उसके बाद भी डाउट आते हैं तो 2 तरीके से, एक तो आपके डाउट वाले नंबर, और आपको लगता है कि वहां पे करेक्शन है तो करेक्शन वाले नंबर, वो क्वेश्चन नंबर शेयर कर दो। तो आज संडे है, इवनिंग तक के आप लोगों को जिससे कंप्लीट टास्क कंप्लीट कर लिए, फिर मंडे को हम लोग उस पेपर को डिस्कस करेंगे बेटा। तो इस डिस्कशन में आप लोगों के नंबर्स पहले आ जाना चाहिए मेरे पास, ताकि मैं रेडी रहूं आपके स्लाइड के साथ, ठीक है। क्योंकि स्लाइड तो इमीडिएटली बनेगा नहीं ना बेटा, टाइपिंग वगैरह। बोर्ड रहता तो हम क्या डायरेक्टली राइटिंग से समझा देते कि बेटा यहाँ पे ये यहाँ पे ये है, बट पहले से मैं रेडी रहना पड़ेगा। तो आप लोग पहले ही सारे जो क्वेरीज हैं एक दिन पहले ही आप मुझे पूछ लो,
फिर जब मंडे आएगा और जब मंडे या ट्यूसडे जब भी हमारा क्लास रहेगा उस क्लास में हम उस पेपर को डिस्कस कर लेंगे, तो आपके एक एक पोर्शन जो है, एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इतने दिनों के बाद अभी मुझसे पूछोगे कि सर ये वाला नंबर है या फिर ये वाला है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो आप बताओगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो मुझे, ठीक है। मैक्सिमम डाउट मैं वहीं पे क्लियर करा दूंगा, ना हो पाए या फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। हर्षिता आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, ये संडे को जो हमारा चैप्टर चल रहा है करंट चैप्टर, इस चैप्टर का टेलीग्राम क्विज रहेगा। टेलीग्राम पे सभी लोग होंगे, नहीं होंगे तो टेलीग्राम कौन सा, नीट 2022 वाला जो बैच है आप लोगों का वो ज्वाइन करना है, वहां पे क्विज रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, ये वाले जो इसमें हम देखेंगे तो फिर आपके सीनियर भी उस टेस्ट को अटेंड करेंगे, फिर आपका रैंक कितना आएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। चलो तो फिर फाइनली आज का ये वाला जो पोर्शन है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ और समझाने वाला होगा तो देखते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ समझाने वाला। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपका जो कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी तक जो पढ़ा वो सब आएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ, राइट में शिफ्ट हो रहा है, क्या आएगा बेटा इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। वेरी गुड यार, सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बेटा फोन म्यूट कर दो, अभी नीड नहीं है फोन को अनम्यूट रखने की। गणेश, नहीं आ रहा बेटा समझ में, क्लास से आउट कर दूंगा ऐसे में। चलो, कई लोग बेटा इस क्वेश्चंस में आप लोग सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं जो गलत है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यहां से इधर साइड राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या डिक्रीज होगा ये बोला है बेटा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा तो भी लेफ्ट साइड में जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज मतलब एसिडिक पीएच तो भी इधर जाएगा, राइट साइड की बात कर रहे हैं। पीएच डिक्रीज को हम जनरली न्यूट्रल पीएच कहते हैं बेटा, ठीक है। इंक्रीज पीएच मतलब एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। तो राइट साइड में डिक्रीज ऑफ द पीएच क्या होगा बेटा, वो राइट साइड में आएगा, बाकी सारे कंडीशन पे लेफ्ट साइड जाएंगे। कर दिया ना कंफ्यूज आपको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, बॉडी टिश्यू ऑब्टेन oxygen from oxyhemoglobin because of its dissociation in tissue caused by, क्या आ रहा है बेटा, बॉडी टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया ना, SbO2 जो है इसमें से ऑक्सीजन छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था, याद है। तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ जाएगा। वेरी गुड, चलो सभी लोगों का आंसर सही आया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई और एटमॉस्फेरिक एयर और टिश्यूज, किसकी बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, बताओ। एल्वियोलाई में कितना होता है, 40 mmS जो होता है एटमॉस्फेयर में, 0.3 होता है टिश्यू में, 45 होता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकेंड आ जाएगा। 4 कैसे आएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं ईसा, सुमित। चलो आगे बढ़ते हैं। वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी ऑक्सीजन, ये तो बहुत ही इजी है। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मली कैसा होता है बेटा, सिग्मोइड होता है, ये भी आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, ज्यादातर कैसे होता है बेटा? वेरी गुड, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिलीवर होता है? वेरी गुड, चलो सभी लोगों को याद है बेटा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। लेकिन बेटा एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझने के लिए एक लेवल ऊपर चढ़ के पढ़ना पड़ेगा, तब आपके लिए सारी चीज अच्छे से क्लियर होंगी। हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू टिश्यू वन सर्कुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन? 25% ही डिलीवर करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, बट हम जब तेजी से भाग रहे होते हैं तो अमाउंट बढ़ जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? परसेंटेज पे हम देख रहे हैं बेटा, 20% कैसे होगा? 4 में से 1 जा रहा है ना, 3 तो रह जा रहा है, तो 25 होगा ना। चलो आगे का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किए, तो फिर समझेगा नहीं, कुछ डिसीज है और भी कुछ की पॉइंट्स है, तो ये वाला जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे। किसी के कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज ऑलमोस्ट टाइम 10 मिनट है आपके पास। हाँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, लास्ट टाइम मैंने प्रोवाइड किया था, पीडीएफ मिल गया था आपको, जहां तक हुआ वहां तक पीडीएफ मिलेगा, जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिलते जाएंगे। मैंने एक मॉड्यूल पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा मॉड्यूल आपको। ओके, हार्ड कॉपी बेटा मॉड्यूल की आ गई होंगी ऑफिस में, एक बार कांटेक्ट करो अश्विनी मैम से, ठीक है। डाइजेशन और ब्रीथिंग दोनों के मॉड्यूल ले लो आप लोग, उन्हें बोलना पड़ेगा तब मिलेगा आपको मॉड्यूल, ठीक है। शायद प्रिंट आउट होके आ गया होगा, तो आप मॉड्यूल कैरी कर सकते हो वहां से। ओके, किसी को कुछ पूछना है बेटा क्वेश्चन? नहीं तो फिर फाइनली एंड करते हैं आज का क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए आज का लेक्चर भी बहुत बेनिफिशियल होगा, समझाऊंगा अच्छे से आपको। हाँ बेटा, 75% आउटसाइड आरबीसी मीन्स वही बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में होता है। चलो तो एंड करें बेटा आज का क्लास फिर। ओके, चलो बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स आर्यन। आइडिया नहीं है बेटा अथर ऑफलाइन क्लास का, क्यों ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा है क्या आपको, या स्टडी नहीं हो पा रही है? बाय स्वयं, हैव अ नाइस डे। आशीष सर बोल रहे थे इसलिए, अभी बेटा कुछ चांस तो फिलहाल लग नहीं रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट अभी कुछ बोले नहीं है, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा है बेटा, आप सोचोगे कि चलो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, आऊँगे एक दिन के लिए, बट 15 दिन के लिए घर पे बैठ गए तो फिर क्या होगा, समझे? तो लॉस हो जाएगा ना, तो उससे अच्छा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।